प्रशांत किशोर के फैक्टर को आप किस तरह से देखते हैं? जन स्वराज ने विपक्ष का काम किया, डिजिटल पर, सोशल पर खूब उनके वीडियो रील चले। आपके हिसाब से क्या फीडबैक आया आपको फेज 1 की पोलिंग के बाद कि कितना प्रभाव पड़ेगा जन स्वराज की पार्टी? मैंने आपको स्पष्ट कर दिया, मैंने आपको स्पष्ट कर लिया कि जन स्वराज दिल्ली में आइए तो यहाँ के एडिटर्स, बॉम्बे जाइए, हैदराबाद जाइए, कहीं भी भारतवर्ष में जाइए, सोशल मीडिया का उनका इतना जबरदस्त प्रभाव था कि लगता था कि बिहार में कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं, सिर्फ प्रशांत किशोर है। और पूरे भारत में ऐसा माहौल था। लेकिन हमारे जैसे पॉलिटिकल लोग तो थोड़ा बहुत राजनीति समझते हैं, 7 बार लोकसभा में और 1 बार विधानसभा में पहुंचे, मुझे पता था कि उनका कहीं वोट नहीं है। और उनका चेहरा सामने लाके, वो तो शुरुआत से कभी आरजेडी कांग्रेस को तो बोले नहीं कुछ, वो तो एनडीए का वोट बैंक वो चुराना चाहते थे और बनना चाहते थे। उनका अपना बेस, पॉलिटिकल बेस नहीं है। और उनके बारे में, हम बिहार अभी जाति से जुड़ा हुआ है। मैं अगर राजपूत हूं तो लोग मुझे पहले राजपूत देखते हैं, तब बीजेपी देखते हैं। अगर उन्होंने शुरू किया होता कि मैं ब्राह्मण हूं तो थोड़ा वोट उनके साथ टिक जाता। वो तो उन्होंने देश का राजनीति पकड़ के बिहार बदल देंगे। बिहार बदल चुका है, बिहार ठीक हो चुका है, उनके नारा का प्रभाव नहीं था। बिहार में अगर कभी आइए, आप खुद तो आप तालाब में कूद गए थे इस बार। अब आपने तो इतना बड़ा संकट पैदा कर दिया, आप और राहुल जी ने भारतवर्ष में। आप मखाना के पौंड में कूद जा रहे हैं, वो मछली के पौंड में कूद जा रहे हैं। अब सब नेता को कहीं ना कहीं, अब देखिएगा आने वाले दिनों में बहुत लोगों को नदी तालाब में कूदना पड़ेगा। लेकिन आपका कूदना तो समझ में आ गया, बट राहुल जी किस मछली को पकड़ने के लिए मतलब कमाल हो रहा है बिहार में। एक तो स्टेज पर डांस गाना, और दूसरी तरफ आप जैसे पत्रकार तालाब में कूद जा रहे हैं, पॉलिटिशियन। हम लोग को तो समझ ही नहीं आ रहा है कि हम लोग पॉलिटिक्स अब क्या कर रहे हैं बिहार में। चलिए, आप कम से कम एनडीटीवी इंडिया की कवरेज को देख तो रहे हैं, लोग बड़े सीरियस पॉलिटिक्स में लगे रहे। और आपका वीडियो खूब चला, जो आप मखाने के, आप ध्यान रखिएगा, डूब नहीं जाइएगा, नहीं तो बड़ा संकट होगा भारत के जर्नलिज्म के फील्ड में। नहीं, असल में हम लोग सब मखाना खाते हैं आजकल, उसका सीआरपीएफ के उनका बंदूक गिला हो गया, प्रचलन बढ़ रहा है मखाना खाने का। लेकिन आपने अच्छा किया, अप्रिशिएटेड जिस तरह से आप तालाब में कूदे। लेकिन हु वाज इंस्पायर्ड? राहुल जी को आपने इंस्पायर किया कि आपसे राहुल जी इंस्पायर्ड? नहीं, अब देखिए, इस सब पछड़े में अपने को नहीं पढ़ना। राजनीति करना आपका काम है, सवाल पूछना बाकी से वो मेरा काम है, मैं अपना काम करूंगा। मेरे सहयोगी अखिलेश शर्मा आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। अखिलेश जी नमस्कार रूडी जी। प्रश्न आपसे यही था कि इस पूरे चुनाव में एक ही सदाबहार सवाल रहा है, वो रहा है नीतीश कुमार जी को लेकर। ये भी कहा गया कि नीतीश कुमार जी का ये आखिरी इलेक्शन है। फिर ये भी पूछा गया दूसरी तरफ से महागठबंधन की ओर से कि एनडीए क्यों नहीं बताता कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। अब जबकि पहले चरण का मतदान हो चुका है, दूसरे चरण के लिए प्रचार पूरा हो चुका है, आपसे सीधा प्रश्न ये कि अगर एनडीए जीतता है 14 नवंबर को, तो क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे? मेरा सीधा जवाब है, और मेरा ही एक सेंटेंस है जो बिहार के चुनाव का टैगलाइन बन गया। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, देखिए नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। ये पूरे बिहार का टैगलाइन रहा है, शायद आप मिस कर गए होंगे। तो ये जो था 25 से 30 नीतीश, चुनाव प्रक्रिया पर भरोसा। ये सतीश के सिंह आपसे एक सवाल पूछेंगे। सतीश जी। राजीव प्रताप रूडी जी नमस्कार जी। अब जो सवाल ये है कि रूडी जी तो कह रहे हैं कि नीतीश जी हैं रहेंगे, नीतीश जी हैं रहेंगे। आज प्रधानमंत्री जी ने आज अपना लास्ट मीटिंग भी कर लिया बिहार में। उनके मुंह से ये क्यों नहीं निकला कि आपकी व्यक्तिगत इच्छा है, कि भाजपा की इच्छा है, या भाजपा का प्रदेश की इच्छा है, कि केंद्रीय बीजेपी की इच्छा कुछ और है? बिहार की जनता की ये इच्छा है। अब आगे बताइए। चलिए, आपने जवाब दे दिया। मैं यही चाहता था, जो बिहार के जनता की इच्छा है वही होना चाहिए, भले बीजेपी की इच्छा न रहे या आपकी भी इच्छा हो कि वही रहे। अजीत झा आपसे सवाल पूछेंगे। अजीत ये तो नहीं ऐसा नहीं। रूडी जी नमस्कार जी। आप भारत के स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर थे और आप बिहार से आते हैं, बड़े एक्टिव रहते हैं आप राजनीति में। क्षमा कीजिए, मेरे में कोई स्किल नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं वो। सवाल ये है कि आपको तो लग गया होगा कि बिहार राज्य में नौकरी चाहिए, औद्योगिकरण चाहिए, तो आपने एडवाइस कैसे नहीं दिया? क्योंकि अभी जो थोड़ा बहुत जो हमें लग रहा है पॉलिटिक्स फॉर चेंज, वो बार बार इसी के बारे में कि नौकरी चाहिए, बिहार में औद्योगिकरण चाहिए। तो आपके जैसा लीडर रहने के बाद जो कि एकदम सही सवाल है, एक आपका बहुत ही वैलिड सवाल है। बिहार अब उस स्टेज पर खड़ा है, बिहार एक टेक ऑफ पॉइंट पर खड़ा है।
जो रोजगार की बात आप कहते हैं, हम सब लोग की अपनी समझ ये है कि सरकारी नौकरी ही रोजगार होता है, लेकिन रोजगार सिर्फ घोषणा से नहीं होगा। बिहार में जो हमारा मैनिफेस्टो है वो ये कह रहा है कि हम औद्योगिकरण करेंगे, हम शहरी विकास करेंगे और हम इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म पर ध्यान देंगे। ये सब इंसेंटिव है जो बिहार की इकोनॉमी को चर्न करेगा और वहीं से रोजगार पैदा होगा। आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल के नेता ने भी ये कहा कि हम रोजगार देंगे। क्षमा कीजिए, परसेप्शन बहुत मैटर करता है पॉलिटिक्स में। और आपको याद होगा कि बिहार में जब माननीय लालू जी रेलवे मिनिस्टर थे तो लैंड फॉर जॉब स्कैम हुआ था। आज भी अगर तेजस्वी जी बोलते हैं तो लोगों को कहीं ना कहीं ये भय लगता है कि भाई ये राष्ट्रीय जनता दल फिर नौकरी की बात कह रहा है। अब उसका अगर तेजस्वी जी अगर रेट लिस्ट जारी कर देते ना कि दरोगा का फलाना लगेगा, टीचर का फलाना लगेगा, फलाने का, तो शायद ज़्यादा जेन्युइन होता। परसेप्शन उनके खिलाफ है। और हम नहीं कह रहे हैं, हमारी घोषणा है 1 करोड़ जॉब दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, लेकिन ये ओवरनाइट नहीं होगा। बिहार को इसमें बड़ा चिंतन करना पड़ेगा और बिहार की ब्यूरोक्रेसी और बिहार के पॉलिटिक्स ने इस बात को महसूस कर लिया है कि इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं। हमें तो आगे भी चुनाव में जाना है। विजय जी आपसे पूछेंगे। विजय त्रिवेदी जी, अगला सवाल। लोकसभा विधानसभा का चुनाव साथ होगा। रूडी जी नमस्कार, विजय त्रिवेदी बोल रहा हूं। आपने कहा कि बिहार की राजनीति जो है जाति पर सबसे पहले आती है और भारतीय जनता पार्टी 20 साल से सरकार में रहने के बाद भी अपना कोई लीडर नहीं खड़ा कर पाई। और जब राजीव प्रताप रूडी जो बिहार के बड़े नेता हैं वो कहते हैं कि बिहार की राजनीति जाति से चलती है, तो फिर ये बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये वाला नारा चलता है बिहार में? देखिए, सच्चाई तो यही है और हम सब जैसे लोग, हम भी भारतीय जनता पार्टी में 96 से एमपी हैं। अभी तक मेरा चेहरा भाजपा था, लेकिन अब मैंने बिहार में अपना चेहरा राजपूत का कर लिया है और ये मजबूरी है। बिहार में अब हर जाति अपनी पहचान बना के, समीकरण बना के, और वो जातियों का समूह जो अच्छे माने जाते हैं, जिनके प्रति लोगों की आस्था है, जो समूह पर लोगों का भरोसा है, उनका चेहरा खौफनाक नहीं है, वो सब मिलकर के एक राजनीति में एक पक्ष में खड़े हैं जिसका नाम एनडीए है। दूसरा जो आरजेडी है उसमें एक खौफ का चेहरा निकल के आता है। जाति बिहार के राजनीति में महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। और उस स्थिति में मैं कहूँगा कि कल के तारीख में अगर बिहार के जातिवाद को तोड़ना है तो पहले हम सबको, मैं फॉरवर्ड हूँ, मुझे सभी फॉरवर्डों को एकत्रित करके कहना होगा कि हम अब दिखना चाहिए कि हम गरीबों की पीठ पर खड़ा है। जिस दिन हमारे जैसे लोग गरीबों की पीठ पर दिखेंगे, शायद बिहार के इस राजनीतिक वातावरण में हो सकता है 20 साल लग जाए, 25 साल लग जाए, अगला जनरेशन करे। बिहार आज जातिग्रस्त है और इससे ना आप बाहर बात अपनी अलग कर सकते हैं, ना राजीव प्रताप रूडी अपनी बात अलग कर सकते हैं। राजीव प्रताप रूडी जी, आप जुड़े हमारे साथ एनडीटीवी इंडिया के इस खास कार्यक्रम मुकाबला में, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से मुलाकात होगी एग्जिट पोल के दिन और फिर नतीजों के दिन पर भी। मैं प्रभु चावला के पास आपको लिए चलता हूं। प्रभु जी, रूडी जी की बात से तो साफ है कि चुनाव पूरा जात पे ही है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने बहुत कोशिश की कि प्रवासियों को अलग वोट बैंक बनाया जाए, युवाओं को अलग वोट बैंक बनाया जाए, लेकिन जिस तरह से रूडी साहब कह रहे हैं, उनका कहना है कि भाई मैं राजपूत हूँ, इसको कैमरे के जुदा कहने की जरूरत नहीं है कैमरे पे, और मैं कम्युनिटी की, जात की ही यहाँ पर राजनीति चल रही है। प्रभु जी। राहुल, उन्होंने तो आप सबका नैरेटिव भी बदल दिया। आप पत्रकार, हम लोग जो हैं शुरू से बता रहे थे कुछ और, विकास पे, महिलाओं पे वोट पड़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, लेकिन नैरेटिव बनाया था हम 5 लोगों ने। उन्होंने कहा मैं 5 लोगों से सहमत हूँ। उन्होंने एक बात आपसे सहमत नहीं की, प्रशांत के बारे में, मैं उनके साथ उसके ऊपर सहमत हूँ। बाकी मैं अपने पत्रकार बंधुओं से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैं गया नहीं, इसलिए मैं कह नहीं सकता कि वो गलत है या ठीक है। परंतु ये बात सच है कि पहली बार उन्होंने कहा है कि जाति के नाम पर वोट पड़ रहा है। मैं राजपूत अपने आप को कहने में घमंड करता हूँ। ये पहली बार राजीव प्रताप रूडी 7 बार सांसद रहे हैं, 1 बार एमएलए रहे हैं। अगर जाति के नाम पर वहां पड़ रहा है वोट, तो आप इसका एनालिसिस जो आप लोगों का है, जो वोट ट्रैकर आपके हैं, तो उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। अब मेरे को नहीं पता कि जाति के नाम पे हो रहा, पर मैं ये जरूर मानता हूँ कि जितना भी हो रहा वोट परसेंटेज हुई है। पहले तो एक बार बैठे अपने देशमुख जी बता पाएंगे कि 63-61 सीटों पर जो वोट हुए थे, उसी परसेंटेज को आप 121 पे अप्लाई कर रहे हैं। वो शायद ट्रैकर के अंदर करेक्शन करना पड़ेगा। अब दूसरे राउंड में जब होगी तब पता लगे कितनी वोटें बढ़ी हैं। और जैसे वहाँ का जेंडर बायस है, 53% वहाँ पर मेन है और 47% वीमेन है। अगर 1% के वोट बढ़ते भी हैं तो ओवरऑल जाकर के कम हो जाएगा बाद में जाकर के। तो ये सारी असम्पशंस हैं जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर के बारे में इसलिए कह रहा हूँ मैं कि प्रशांत किशोर, मैं जानता हूं उनको,
ज्यादा बातें नहीं कर सकता। प्रशांत भूषण ने जिस तरह बनाया, जिस तरह उन्होंने कहा राजीव प्रताप रूडी ने कि वो एडिटरों के दोस्त ज्यादा हैं, पत्रकारों के दोस्त ज्यादा हैं, सोशल मीडिया पे ज्यादा हैं और खुद इलेक्शन लड़ते नहीं हैं। अगर वो जीत जाएंगे तो सरप्राइज मेरे लिए भी होगा। आई विल प्रूव गिल्टी माई सेल्फ। मेरे को लगता है प्रशांत वोट फैक्टर इलेक्शन में नहीं है। इलेक्शन इन द सेंस है कि वो वोट किसके काटेंगे ये डिपेंड करता है। जैसे ओवैसी ने आरजेडी को हरा दिया, उसी तरह हो सकता है कि प्रशांत पांडे उस नाम से अगर लोग प्रचार हो गया तो एनडीए को ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। जहां तक महिलाओं का बात है, 2015 के अंदर नीतीश कुमार ने पहली बार आते ही साइकिल फ्री बांटे थे लड़कियों को। उसके बाद 2020 के अंदर शराबबंदी बंद की थी, 2025 में 10,000 रुपए देने शुरू कर दिए। तो उनका कंसिस्टेंट रिकॉर्ड है कि प्रो महिला वो देते रहे हैं। परंतु मैंने उस दिन भी कहा था आपको कि 2015 में महिला वोट सबसे ज्यादा पड़ा था। तब जीता कौन था? आरजेडी और नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे। उसका डिफरेंस आप कैसे करेंगे, बात की बात है। परंतु सवाल ये है कि महिलाएं किसको वोट देंगी, हम तो असम्पशन लगा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने कोई फिगर नहीं दी। हमारे अपने आंकड़े हैं कि 8% वोट पड़ गए। हो सकता है इलेक्शन कमीशन के वोट भी वही आंकड़े आएंगे बात करके। तो उस असम्पशन पे मैं ऐसा पत्रकार नहीं हूं कि असम्पशन के ऊपर मैं कर दूंगा। जब इलेक्शन कमीशन के आंकड़े आएंगे तो बात कर सकते हैं। अमिताभ तिवारी देख रहे हैं काफी गौर से वोट परसेंटेजेस को, जो पहले चरण के बाद मतदान हुआ है, आपने उसको हर डिस्ट्रिक्ट के लिए स्टडी किया है। अमिताभ जी, आपके हिसाब से क्या ट्रेंड बन रहा है फर्स्ट फेज की पोलिंग देखकर? जिस तरह से ईसी की वेबसाइट पर डेटा डाला है, उससे आपने क्या मतलब निकाला? देखिए, पहली बात तो ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि 2020 के तुलना में 2025 में वोटरों की संख्या घटी है। 2024 की तुलना में घटी है। जनवरी 1, 2025 का जो रोल था उसकी तुलना में घटी है। लेकिन 2020 के तुलना में वोटरों की संख्या बढ़ी है 6 लाख से, 7 करोड़ 36 से 7 करोड़ 42। 2024 बनाम 25 4% ओवरऑल जो वोटर्स की संख्या है वो कम हुई है, जो एसआईआर की प्रक्रिया रही उसकी वजह से। लेकिन 20 बनाम 25 में 6 लाख वोटर बढ़े हैं। अब अगर 20 बनाम 25 में 6 लाख वोटर बढ़े हैं, इसका मतलब जो ये टर्नआउट बढ़ा है ये रियल टर्नआउट है, ऑर्गेनिक टर्नआउट है। लगभग 35 लाख वोट ज़्यादा पड़े हैं इस बार। अगर हम इसको एक अपॉर्चुनिटी लॉस की तरह भी मान लें कि नहीं, शायद 7.89 होते, 7.42 ना होते, तो भी जो ये 65% का आंकड़ा है ये 62% के आसपास चला जाता, 62% के आसपास चला जाता। यानी तब भी लगभग 4 या 5% टर्नआउट जो है वो बढ़ता। महिलाओं की संख्या जरूर कम है, हमेशा कम रही है। हमेशा जब भी टर्नआउट बढ़ा है महिलाओं का, पुरुषों से ज्यादा रहा है। उस वक्त भी 2010, 15 और 20 में महिलाओं ने जो वोट्स कास्ट किए वो पुरुषों से कम थे। एक ट्रेंड जो प्रभु जी ने कहा है वो बिल्कुल सही है इस मायने में कि महिलाओं का जो वोटर टर्नआउट बढ़ता है वो जेडीयू के लिए बेनिफिशियल है। आप इसको एनडीए के लिए बेनिफिशियल मानना शायद सही नहीं होगा, क्योंकि 2015 में नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे और जेडीयू की सीटों पर अगर आप देखें तो जेडीयू की 70% to 90% स्ट्राइक रेट उन सीटों पर होती है जिन सीटों पर महिला टर्नआउट जो है वो पुरुषों के टर्नआउट से इंक्रीज जो हुआ है, मतलब वो ज्यादा रहता है। 2010 में 37 आउट ऑफ 2020 में 37 आउट ऑफ 43, 2015 में 61 आउट ऑफ 71 और 2010 में 79 आउट ऑफ 150। तो ये जेडीयू के फेवर में ये जा सकता है। ऑफ कोर्स अटकल ही है, जब आएगा नतीजा तभी पता चलेगा, लेकिन ये जेडीयू के फेवर में खास करके। आपको लग रहा है कि महिलाओं का वोट जेडीयू के पक्ष में ज्यादा है? इसका ये मतलब नहीं कि बीजेपी के पक्ष में भी उतना है।